नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। विधान परिषद का चुनाव भी हो गया। बेशक इस साल चुनाव नगरीय निकायों का भी होना है, लेकिन बीजेपी अब सरकार और संगठन को लोकसभा चुनाव के मोड़ पर डाल देना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश महामंत्री संगठन बंसल और की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री पीएम मोदी से मुलाकात कर इसी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। वहीं योगी सरकार 2.0 के लिए पीएम मोदी ने मंत्र दिया तो अमित शाह के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन के अन्य पदों को लेकर चर्चा की गई। यूपी में योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग दिल्ली जाकर शीर्ष नेतृत्व से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन सोमवार को पहली बार तीनों एक साथ पहुंचे। मोदी शाह से भेंट की। बताया गया कि उनके साथ प्रदेश महामंत्री संगठन भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस भेंट का उद्देश्य सरकार और संगठन के शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश लेना था। कि गृह मंत्री से मुलाकात की है सीएम योगी के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे, जिनकी तरफ से पीएम से और गृह मंत्री से मुलाकात की गई। वहीं यूपी में स्थानीय निकाय की 27 विधान परिषद सीटों के लिए मंगलवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी। बता दें कि इसमें 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 एमएलसी सीटों में 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो आपको बता दें, ये सीटें बीजेपी के हिस्से में पहले ही जा चुकी हैं। वहीं जिन 27 सीटों पर चुनाव हुए हैं, ज्यादातर बीजेपी और सपा के बीच की सीधी टक्कर बताई जा रही है, तो कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशियों के चलते चुनाव त्रिकोणीय बन गया है। हालांकि बीजेपी यूपी विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनकर इतिहास रचने को तैयार है। सीटों के लिए मतगणना जारी है। 95 सीट जो ऐसी सीटें हैं उनको लेकर उम्मीदवारों की तरफ से प्रचार प्रसार भी किया गया था और 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। माफ कीजिएगा, 95 उम्मीदवार हैं, सीटें नहीं। विधान परिषद सीटों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिर फैसला क्या रहेगा। 36 सीटों पर मतदान होना था, जिसमें से 9 सीटों पर पहले ही जीत दर्ज कर चुकी है बीजेपी। निर्विरोध बीजेपी के सदस्य वहां पर चुने जा चुके हैं। तो आपको बता दें, बाकी सीटों पर सीधे सपा और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है और इस सीधी टक्कर में कौन जीतता है कौन हारता है, इसका फैसला जनता जनार्दन को माफ कीजिएगा जनता जनार्दन ने पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो पहले ही कर दिया था कि वो बीजेपी को बड़े दल के रूप में उभार रहे हैं और ऐसा ही कुछ अब विधान परिषद के जो चुनाव है इनमें भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मतगणना जारी है और यूपी विधान परिषद की 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे। यूपी विधान परिषद की 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद बीजेपी यहां पर भी बड़ा दल बनकर उभर रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों पर फिलहाल मतगणना जारी है। आपको बताएं, गोरखपुर में एमएलसी चुनाव के नतीजों की मतगणना चल रही है। करें तो एमएलसी की 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो सपा का खाता अभी भी नहीं खुला है। तो एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी एक बड़े दल के रूप में उभर रही है। 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आखिर इन 27 सीटों पर कौन जीत हासिल कर रहा है। 9 पर पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।
और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के 3 स्कूलों में कोरोना वायरस के केस मिलने के बाद कई स्कूलों में इस पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल आने पर रोक लगा दी गई। ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस कर दिया गया। कुछ वक्त के लिए इस समस्या को दूर करने के लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि कोरोना के मामले मिलने के बाद सनसनी फैल गई। दरअसल गाजियाबाद और नोएडा के दो स्कूलों में कोरोना के करीब 19 केस मिले हैं। इनमें से ज्यादातर केस नोएडा के खेतान स्कूल में मिले हैं। बता दें कि यहां पर 3 टीचर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 30 के डीपीएस स्कूल में एक छात्र संक्रमित मिला। वहीं गाजियाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल और कुमार मंगलम स्कूल में कोरोना के 5 केस मिले। दोनों स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। वहीं गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में 2 स्कूलों में 5 बच्चे संक्रमित मिले हैं। स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा रैपिड टेस्ट भी किया गया। यानी कि जिस बात का खतरा लग रहा था वो खतरा एक बार फिर सामने आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोरोना का कमबैक भी हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में 19 मामले सामने आए हैं। स्कूलों की बात की जाए तो अगर गाजियाबाद की बात हम करते हैं तो गाजियाबाद में 2 स्कूल में 5 केस सामने आए हैं। हालांकि टीचर्स भी कई जगह पर पॉजिटिव मिले हैं और छात्रों के साथ साथ इन शिक्षकों के संक्रमित होने से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में सबके लिए बहुत जरूरी है कि ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। छूट बेशक मिली है, लेकिन पाबंदियों का ये मतलब नहीं है कि अगर पाबंदियां हट गई हैं तो आपको लापरवाही बरतनी है, क्योंकि कोरोना का कमबैक आपको उन फिर पाबंदियों में दोबारा से जकड़ देगा जिनसे अभी आप छूटे हैं। आपको बता दें, एक बार फिर कोरोना का कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल के बाद 2 साल तक लगातार कोरोना से जूझने के बाद अब क्लासेस ऑफलाइन शुरू हुई थी। इन ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए थे। बच्चों के चेहरे पर वो मुस्कान फिर से लौट आई थी, लेकिन अब उस मुस्कान पर एक बार फिर से ब्रेक लग सकता है, क्योंकि लगातार लापरवाही की हरकतें जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, पाबंदियां हटने के बाद लगातार बिना मास्क लगाए निकल रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, किसी भी तरीके के कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोग ये समझें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम 2 साल से जूझ रहे थे। और अगर अब कोरोना कमबैक करता है तो ये लोगों की जान के साथ साथ उनके बाकी आर्थिक विकास की बात हो, शिक्षा के तौर पर विकास की बात हो, तमाम तरीके के विकास पर रोक लगाने का काम करेगा। फिर से पाबंदियों में आप घिर जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, सभी नियमों का पालन करें, मास्क लगाए बगैर बाहर ना निकलें। हालांकि छूट आपको जरूर मिली है, छूट का फायदा ले, लेकिन इतना भी फायदा ना ले कि लापरवाही आप पर भारी पड़ जाए। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने वैसे ही आम पब्लिक का तेल निकाल रखा है। वहीं अब भीषण गर्मी के मौसम में शिकंजी के जरिए राहत पहुंचाने वाले नींबू की कीमत भी आसमान छूती हुई नजर आ रही है। लोगों के पसीने इस कीमत ने छिड़ा दिए हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों से नींबू के भाव में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो नींबू कुछ दिन पहले तक 100 रुपए किलो बिक रहा था, आज उसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गई। वहीं बाराबंकी में एक नींबू 15 रुपए का बिक रहा है। ऐसे में यहां नींबू बेचने वाले दुकानदार अब डंडा लेकर अपने माल की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी में नींबू के दाम में हुई बढ़ोतरी से परेशान लोगों ने नींबू खरीदना ही बंद कर दिया। साथ ही लोगों का कहना है कि इतना महंगा नींबू खरीदेंगे तो बाकी सब्जी कैसे खरीद पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की कमाई तो सीमित है, लेकिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद रिजवान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद रिजवान, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनता परेशान है और ऐसे में अब लोग नींबू को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि नींबू की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। जी बिल्कुल, मैं
आपको बता दूं, एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगे सिलेंडर ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बाकी रही कसर सब्जियों ने पूरी कर दी है। बाराबंकी जिले की अगर बात करी जाए तो यहाँ 15 रुपए तक नींबू बिक रहा है, यानी 300 रुपए किलो तक। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे एक बात तो साफ है कि आम आदमी के समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से घर का बजट चलाया जाए। वहीं हम बात करी जाए एफएम न्यूज की टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि जिस तरह से नींबू के दाम बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में कमाई हम लोगों की सीमित है, तो हम लोगों ने नींबू खरीदना ही बंद कर दिया है। तो जिस तरह से ये महंगाई चल रही है, तो इससे बात एक साफ है कि बढ़ती जिस तरह से पेट्रोल डीजल या रसोई गैस की बात करी जाए या सब्जियों की बात करी जाए, तो जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो आम आदमी पर इसका काफी असर पड़ रहा है और लोग अब सब्जियों को खरीदना ही बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। जी, ये स्थिति है। जी रिजवान, सबसे बड़ी समस्या ये है कि गर्मी भी लगातार बढ़ रही है और गर्मी से लोगों के पहले ही पसीने छूट रहे हैं और इस महंगाई ने लोगों को और परेशान कर दिया, क्योंकि जहां गर्मी से राहत नींबू दिला रहा था, शिकंजी दिला रही थी, अब वही नींबू इतना महंगा हो गया है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गर्मी भीषण गर्मी का समय चल रहा है, तो ऐसे में लोग ज्यादातर नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं तो इससे साफ है कि लोग अब खरीदारी बंद कर रहे हैं नींबू की, क्योंकि उनके पास जो बजट है वो सीमित नहीं है। इस कारण जिस तरह से 15 रुपए एक नींबू बिक रहा है, तो इसकी वजह से अब लोग खरीदारी बंद कर रहे हैं नींबू की, ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर पड़ रहा है आम जनता पर, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। जी, लगातार मुद्दा तो उठाया जा रहा है, विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर बात की जाए वहां पर स्थिति ये भी नजर आ रही है कि जो दुकानदार हैं या फिर जो सब्जी बेचने वाले हैं वो नींबू का रखरखाव डंडा लेकर कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है, हमने जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से 15 रुपए का एक नींबू बिक रहा है, तो अगर एक नींबू कोई लेकर ऐसे ही चला जाएगा तो हम लोगों को लॉस हो जाएगा। तो इसकी वजह से रखवाली करने पड़ रही दुकानदारी की, तो ये स्थिति है आज के दौर में। और वही बात करी जाए तो विपक्ष लगातार सरकार को अड़े हाथ ले रही है कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो इस तरह से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और बाजारों में सब्जियों की अगर बात करी जाए नींबू की, तो लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। ये स्थिति बाराबंकी जिले की है। जी बिल्कुल रिजवान, इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए और अब सब्जियों पर भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लोगों में गुस्सा भी है इसे लेकर। अगर स्थिति वहां की बात की जाए, बाराबंकी की अगर बात करते हैं, तो वहां पर लोगों से आपकी बात हुई होगी, तो लोगों का क्या कुछ कहना है? लोगों का, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एफएम न्यूज की टीम ने बात की सीधे लोगों से, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि सरकार इस पर कंट्रोल करे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो हम लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। और काफी लोग, कुछ लोग तो आक्रोशित भी दिखे, क्योंकि जो उम्मीद थी वो उम्मीद से बाहर है जिस तरह से महंगाई, क्योंकि हम लोगों की जो तनख्वाह है या हम लोग जो कमाई करते हैं वो सीमित है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो हम लोगों के बजट पे इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो इससे साफ है कि हम लोग खरीदना ही बंद कर रहे हैं सब्जी। ये स्थिति है यहाँ की बाराबंकी जिले की। जी चलिए रिजवान, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नींबू की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई से आम जनता परेशान है और सुना आपने हमारे संवाददाताओं को किस तरीके से उनकी तरफ से बताया गया कि लोग अब ये कह रहे हैं कि हम सब्जी में नींबू ही नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर नींबू खरीदते हैं तो बाकी कुछ और नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वहां पर 15 रुपए का एक नींबू मिल रहा है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर दिल्ली रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में ट्रांसपोर्ट को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि बीते दिन ही अभिभावकों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था और हंगामा भी किया गया था। प्रदर्शन इस हद तक बढ़ गया कि मामला थाने में पहुंच गया। वहीं अभिभावकों ने मिलकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। तो वहीं उसी को लेकर सभी अभिभावक, पेरेंट्स स्कूल ऑफ एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। वहीं अभिभावकों की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता 31 मार्च 2022 को खत्म हो गई और इससे पहले एक पूर्व ट्रस्टी पवन बंसल ने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी थाना मझोला को दे दिया गया है। इस संबंध में हमारी तरफ से डीपीएस की वेबसाइट पर चेक किया गया तो पता लगा कि मुरादाबाद डीपीएस का नाम उस सूची में नहीं है। इससे साफ होता है कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल मुरादाबाद के नाम से स्कूल चल रहा है वो अवैध है।
को लेकर जिस तरीके से विवाद जारी है और उसके बाद अब पता चल रहा है कि स्कूल अवैध हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स ने जब इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक किया है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पर जाकर चेक किया, तो फिर स्कूल का नाम, मुरादाबाद के डीपीएस स्कूल का नाम उस श्रेणी में था ही नहीं, जिसके बाद अभिभावकों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। मेरठ में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कल किन्नर के घर पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। वहीं बदमाशों ने किन्नर के घर पर फायरिंग करते हुए 5 लाख और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद किन्नर ने पुलिस को इसकी सूचना दी और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक किन्नर का नाम शालू बताया गया है, जो कि मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के गली नंबर 14 का रहने वाला है। आपको बता दें कि मेरठ में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। किन्नर के घर पर हमला बोला गया, एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए आरोपी, और ऐसे में बदमाशों पर शिकंजा कसने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। आगे की कार्रवाई की बात भी कही गई है, लेकिन फिलहाल आप हालत देख सकते हैं पीड़ित की, किस तरीके से डर का माहौल लोगों में वहां पर पैदा हो गया है, क्योंकि 5 लाख रुपए लेकर यहाँ पर और घर से जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल किन्नर का रो रो कर बुरा हाल है। शालू नाम बताया जा रहा है। शालू का रो रो कर बुरा हाल है, जो कि मेरठ में रहते हैं, और मेरठ में उनके घर पर बदमाशों ने हमला बोला और 5 लाख रुपए और घर से जेवरात लेकर फरार हो गए आरोपी। खबर मुरादाबाद से, जहां पर ट्रेन के नीचे आने से नाना नाती की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुरादाबाद में फाटक के पास 2 साल के नाती को गोद में लेकर जा रहा अधेड़ उम्र का व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। बता दें कि हादसे में व्यक्ति और बच्चे की मौके पर मौत हो गई। वहीं नाना और नाती की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। साथ ही बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवा दिया, और मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिकायत दी गई है, जांच जारी है। खबर इटावा से, जहां पर कानपुर दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में 2 की मौत और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कानपुर दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने पिकअप में टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप सवार 7 लोग घायल हो गए, 2 लोगों की मौत हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने लोगों की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें सैफई पीजीआई रेफर कर दिया। तो आपको बता दें हादसा हुआ है, 2 की मौत हुई है, हादसे में 7 लोग घायल हो गए। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ आप इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।